हेलो डी स्टूडेंट्स। तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है राहुल और आज के इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द लास्ट लेसन। और इस चैप्टर के अंदर आने वाले सभी इंपोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स को कवर करेंगे। इसके साथ साथ हम इस चैप्टर के कंप्लीट इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ हम इस चैप्टर के ऊपर बेस्ड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर क्या दिया हुआ है और कैसे हम इसके इंग्लिश टू हिंदी एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपके पास भी आपकी बुक होगी जिसके थ्रू आप रीड आउट भी करते जाएंगे और चीजों को समझते भी जाएंगे। तो चलिए देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले यहां पे लिखा हुआ है आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग and was in great dread of scolding, especially because Mr. Hamill had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. मैं उस सुबह स्कूल देर से निकला था और एक डांट से मैं बहुत डर गया था। ड्रीड का मतलब एकदम डर जाना, इसको डांट से डरना। स्पेशली बिकॉज मिस्टर हैमल, क्योंकि एम हैमल, मिस्टर हैमल कहें या एम हैमल कहें, हैड सेड दैट वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिकल्स। तो उन्होंने कहा था कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सभी से पार्टिकल के ऊपर क्वेश्चंस पूछेंगे। पार्टिकल इंग्लिश का भी एक वर्ड है, आपको पता है, इंग्लिश ग्रामर में हम पढ़ते हैं जीरेंट्स और पार्टिकल्स, ये सारी चीजें। तो उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। एंड आई डिडंट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे उनके उसका जो पहला शब्द है ना उसके बारे में भी पता नहीं था। ये इस पैसेज में कह रहा है। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। एक समय के लिए, एक पल के लिए मैंने ये सोचा कि मैं चला जाऊं, भाग जाऊं और पूरे दिन बाहर समय बिताऊं, दरवाजे के बाहर दिन बिताऊं। और ये थॉट इतना वार्म, इतना ब्राइट, कह सकते हो कि बाहर बहुत गर्मी थी, बहुत चमक थी, चमकीला था, मतलब धूप थी बहुत तेज, सो ब्राइट। द बर्ड वर्स क्रीपिंग एट द एज ऑफ वुड्स एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ सॉमिल एंड पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। अब इतना गर्म था, इतना मतलब कह सकते हो कि चमक थी बाहर कि जो पंछी थे वो जंगल के किनारे चहक रहे थे। क्रीपिंग का मतलब होता है चहकना। और जो खुला मैदान था बाहर, जो ओपन फील्ड था, वहां पे जो पर्शियन थे सोल्जर्स, वो क्या कर रहे थे, वो खुदाई कर रहे थे, जो सैनिक थे वो खुदाई कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच टेम्पिंग देन द रूल पार्टिसिपल्स बट आई हैड स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट द हरिड ऑफ द स्कूल। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पिंग, और ये जो सारी चीजें थी, ये कहीं जो रूल्स था जो पार्टिसिपल्स के, उससे कहीं ज्यादा अधिक कह सकते हो कि ये आकर्षक था, टेम्पिंग था। एंड आई हैड स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट द हरिड ऑफ स्कूल, और लेकिन मेरे पास जो रेजिस्ट, विरोध करने की जो ताकत थी, और इसलिए मैं जल्दी ही स्कूल चला गया। देखिए यहां पे कुछ मीनिंग्स हैं। पहली मीनिंग है ड्रेड। ड्रेड का मतलब होता है एक फियर जो बड़ा हो। क्रीपिंग का मतलब होता है चिड़ियों की जो आवाज होती है उसको हम कहते हैं, जो कि साउंड होता है छोटे छोटे चिड़ियों का। और रेसिस्ट का मतलब होता है विरोध करना, विथ, अगेंस्ट, अपोज, ये सारी चीजें। अगर मैं इस चीज को फिर से समझाने की कोशिश करूं तो आप कह सकते हो कि मैं उस दिन स्कूल से देर से स्कूल निकला था और एक डांट से डर गया था, क्योंकि जो टीचर थे एम हैमल, उन्होंने कहा था सभी लोगों से, सभी जो प्रतिभागी थे उन सबसे कहा था कि वो क्वेश्चन करेंगे, और वो क्वेश्चंस करेंगे किसके बारे में, पार्टिसिपल्स के बारे में, जो कि वो कह रहा है कि मेरे को बिल्कुल उसका पहला शब्द भी नहीं पता था कि पार्टिसिपल एक्चुअल में क्या होता है। और एक पल के लिए मैंने सोचा कि मैं भाग जाऊं, पूरा दिन बाहर बिताऊं। ये जो है ना, ये खुद जो ऑथर है वो एक तरीके से बता रहा है इसमें कि बच्चे के बारे में जो भी है उसके बारे में बता रहे हैं। और ये इतना गर्म था, इतना चमकीला था कि जो पक्षी थे जंगल में चहक रहे थे, और खुले मैदान में जो पर्शियन सैनिक थे वो खुदाई कर रहे थे, और सभी जो पार्टिसिपेंट थे
उनके लिए एक रूल जो था पार्टिसिपल का वो काफी आकर्षक था कह सकते हो, लेकिन उसके पास रजिस्टर करने की ताकत थी तो वो जल्दी स्कूल चला गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। When I passed the town hall, there was a crowd in front of bulletin board। और क्या हुआ, जब मैं टाउन हॉल से गुजरा तो बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था और वहां पे सामने में बहुत भीड़ थी। For the last 2 years, all our bad news had come from there, the lost battles, the draft, the orders of the commanding officers. And I thought to myself, without stopping, what can be matter now? Then, as I hurried by as fast as I could go, and the Mr. M. Blacksmith, watcher who was there with his apprentice reading the bulletin, called after me, "Don't go so fast, Bub. You will get to your school in plenty of time." जब मैं टाउन हॉल से गुजरा तो बुलेटिन बोर्ड पे सामने की तरफ में भीड़ थी और पिछले 2 सालों से आप कह सकते हो कि वहां से हमारे लिए बुरी खबरें ही आ रही थी। हारे हुए युद्ध में कमांडिंग जो ऑफिसर्स थे उनके आदेश। मैं बिना रोके मन में सोचा अब क्या हो सकता है यार, और आई थॉट वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। और फिर जैसा कि मैं जा सकता था वहां से, जो ब्लैक स्मिथ है वो जा सकता था। जैसे ब्लैक स्मिथ का मतलब होता है जो लोहार होता है, और गोल्ड स्मिथ का मतलब क्या होता है, जो सुनार होता है। लेकिन यहाँ पे ब्लैक स्मिथ के बारे में बात की जा रही है। वॉच जो लोग देख रहे हैं, जो जितने भी प्रशिक्षु हैं वो सारे के सारे बुलेटिन पढ़ रहे थे। मेरे से पीछे बुलाया कर, जल्दी मत जाओ बॉब, यू विल गेट योर स्कूल इन अ पेनल्टी टाइम। आप अपने समय में स्कूल पहुंच जाएंगे, डोंट वरी, आपको जल्दी करने की जरूरत नहीं। आई थॉट, मुझे लगा कि मेरा मजाक उड़ा रहा है। ही वॉज मेकिंग फन मी एंड रेस्ट। मुझे लगा कि मेरा मजाक उड़ा रहा है। और एम हैमल ने छोटे से बगीचे में कह सकते हो कि एक दम तोड़ दिया। हैमल लिटिल गार्डन ऑल अबाउट ब्रीथ, उन्होंने सांस ली एक तरीके से। एंड पेलेंटी ऑफ टाइम, आई थॉट आई वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। उसे लगा कि वो उसके ऊपर फन कर रहा है और मजाक उड़ा रहा है। लेकिन और मिस्टर हैमल ने छोटे से बगीचे में आउट ऑफ ब्रीथ हो गए थे वो। बेटल्स का मतलब होता है युद्ध, राइट। और अप्रेंटिस का मतलब होता है पर्सन जो कि किसी चीज को सीखता है, उसको हम कहते हैं। और सो रीच का मतलब होता है पहुंचना वहां पे। ये सारी चीजें होती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले पैसेज को समझने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है, यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन, आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता है, देयर वाज अ ग्रेट बस्टल, वहां पे बड़ी हलचल होती है। विच कुड बी हेयर्ड आउट इन द स्ट्रीट, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग द डेस्क, lessons repeated in the unison, very loud, with our hand over and our ears to understand better, and teachers great ruler rapping on the table. But now it was so all still. I had counted on the commotions to get any desk without being seen out of course. That day everything had to be quiet as Sunday morning. Through my window I saw classmates already in their place. अब हुआ क्या कि आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता है एक बड़ी सी हलचल होती है जिसे हर गली में सुना जा सकता है। डेस्क खुलने के बाद बंद होने, एक साथ दोहराए गए जो चैप्टर्स हैं वो बहुत जोर जोर से और बेहतर समझाने के लिए हमारे कानों पर रखकर, और जो टीचर्स होते हैं वो बिल्कुल एक रूलर की तरह रैप करते हुए। अब सब कुछ इतना ही था, लेकिन बिना देखे ही अपनी मेज पर आने के हंगामे का पर मैंने भरोसा कर लिया था। लेकिन जाहिर है कि उस दिन सब कुछ शांत था, जैसे कि छुट्टी हो रविवार के जैसे शांत था बिल्कुल। मैंने खिड़की में से देखा कि मेरे जो क्लासमेट्स हैं वो पहले से ही अपनी जगह पर थे, और मिस्टर हैमल एक भयानक से लोहे के साथ शासक के रूप में बाहें के नीचे ऊपर चल रहे थे, और मुझे दरवाजा खोलना था। हैमल वर वॉकिंग अप एंड डाउन टेरिबली, आयरन रूलर एंड हाथ में लोहे का एक भयंकर वो रखा हुआ था, और मुझे क्या था, दरवाजा खोलना था और सबके सामने अंदर जाना था। बिफोर एवरीबॉडी आई कुड इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्रिटेंड आई वाज, बट नथिंग हैपन। बट लेकिन कुछ नहीं हुआ, मैं इतना डरा था और मेरी बाहें ऊपर नीचे चल रही थी उनकी, जो हैमल की। मुझे दरवाजा खोलना था, सामने अंदर जाना था। आप अंदाजा लगा सकते हैं मैं कैसे डर गया, शर्मा गया और इतना डरा हुआ था। सो हैमल सो मी, हैमल ने मुझे देखा और कुछ नहीं कहा,
और बहुत ही उन्होंने दया से कहा, आई सॉ एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच। उन्होंने कहा कि जल्दी से ही अपने मेज पर जाओ, और वी वर बिगनिंग विदाउट यू, वी आर बिगनिंग विदाउट यू, और हम तुम्हारे बिना शुरू कर रहे थे। वो कह रहे जल्दी से अपने स्थान पर जाओ फ्रेंच, हम तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहे थे। देखिए यहाँ पे कुछ मीनिंग है। बस्टल, बस्टल का मतलब होता है यार एक एक्ट, एनर्जी, और टेरिबल का मतलब होता है एक डर, भयानक, जिसमें आप कह सकते हो डिस्ट्रेसिंग, ये सारी चीजें। फ्रिटेंड का मतलब होता है यार एक डर, राइट, और टेरिबल का मतलब होता है भयानक एकदम, और फ्रिटेंड का मतलब होता है डर, अफ्रेड, स्कैर्ड, टेरिफाइड, इसको हम कहते हैं। देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर हम इन चीजों को देखें और समझने की कोशिश करें तो आप कह सकते हो कि आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता है तो एक बड़ी हलचल होती है जिसे हर गली में सुना जा सकता है। डेस्क के खुलने बंद होने, एक साथ जब चैप्टर को रिपीट करते हैं वो उसकी बहुत जोर जोर से समझाने के लिए हमारे कानों पर हाथ रखकर, और जो शिक्षक है वो बिल्कुल रैप करते हैं। लेकिन पर इतना ही था, मैंने अपनी आंखों से देखा, देखे ही मेज पर आने का हंगामे का मतलब भरोसा कर लिया था। लेकिन जाहिर है कि उस दिन कुछ रविवार की तरह सब कुछ शांत था। मैंने खिड़की से देखा कि मेरे जो क्लासमेट्स हैं वो पहले ही अपने जगह पर थे, और मिस्टर हैमल अपनी बाहों को ऊपर नीचे लेकर के चल रहे थे। उनके हाथ में एक भयानक लोहे की वो थी, और मुझे दरवाजा खोलना था, सामने अंदर जाना था। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे मैं वहां पे ब्लस्ट हो गया, शर्मा गया, डर गया, और कितना डरा हुआ था। हैमल ने मुझे कहा कि कुछ नहीं हुआ। हैमल ने मुझे देखा और बड़े ही काइंड तरीके से कहा, जल्दी से स्थान पर चले जाओ फ्रेंच, हम तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहे थे, वी वर बिगनिंग विदाउट यू। देखिए अब आगे हम बढ़ते हैं और अगले पैसेज की तरफ जब मूव करते हैं तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माय डेस्क। मैं जल्दी से गया, बेंच से कूद गया और अपनी जगह पे जाकर के बैठ गया। तब तक नहीं, जब तक डर पर थोड़ा काबू पाया। नॉट टिल देन व्हेन आई गॉट अ लिटिल ओवर माय फ्राइट did I see that our teacher had on his beautiful green coat and his frilled shirt and little black silk cap, all embroidered that he never were expected on inspection and prize day. Not till then, तब तक नहीं। जब मैंने अपने डर पर थोड़ा काबू पाया तो मैंने देखा कि जो हमारे टीचर हैं उन्होंने हरे रंग के कोट पर एक कह सकते हो ना झालदार, वो बिल्कुल उन्होंने शर्ट, छोटी जो काली कलर की जो रेशमी टोपी होती है, और जैसे कि उन्हें कोई निरीक्षण करना हो, इंस्पेक्शन करना हो, या फिर जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम होता है, प्राइज डे होता है, उन दिनों को छोड़कर कभी उन्होंने इस तरीके की ड्रेस पहनी नहीं कभी। बिसाइड द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलमन। और इसके अलावा पूरा जो स्कूल था पूरा अजीब और गंभीर लग रहा था। तो बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी। क्या हुआ, लेकिन एक चीज मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया वह यह था कि पीछे की जो बेंचेस थी वो हमेशा खाली रहती थी, और द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक ओवरसेल्व्स old houser and the three concerned hat and mayor and former postmaster several other besides। और यहाँ पे क्या होता था कि जो पीछे की डेस्क थी वो खाली रहती थी, गांव के लोग हमारी तरफ चुपचाप बैठे रहते थे, जैसे कोई ओल्ड हॉस्टर हो गया 3 कोने वाली टोपी के साथ, कोई मेयर, पूर्व पोस्टमास्टर, या इसके अलावा कोई अन्य भी। और यहाँ पे देखिए कुछ मीनिंग्स हैं, इन मीनिंग्स को आपको समझना पड़ेगा। एक तो होता है फ्रिल्ड। फ्रिल्ड का मतलब क्या होता है, एक अफेक्शनेबल मैनर हो, स्टाइल हो। इंस्पेक्शन का मतलब होता है कुछ जांच वांच, उसको कहते हैं ऑफिशियल एग्जामिन करना किसी चीज को। कॉन्कर्ड का मतलब होता है हैविंग गिवन नंबर्स ऑफ पोजीशन, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये इसको हम कहते हैं। और सेवरल का मतलब होता है प्रायर, रेस्पेक्टिवली, इंडिविजुअली, इसको हम कहते हैं। अगर हम इन सारी चीजों को देखें और समझने की कोशिश करें तो आप इजीली समझ सकते हो कि वो क्या करता है, वो जंप करता है, बेंच पर कूद गया और जा करके बैठ गया। और तब तक नहीं, जब तक उसे थोड़ा डर पर काबू पाया तो उसने देखा कि यार जो टीचर हैं वो अलग हरे रंग की कोट बिल्कुल अलग तरीके से, बिल्कुल अट्रैक्टिव पहन रखी है, काली कलर की टोपी है और शर्ट है। और ज्यादातर उन्होंने ये देखा था कि इन्होंने कभी जो जब कोई प्राइज डे होता था या कोई इंस्पेक्शन करना होता था तभी पहनते थे, उसको छोड़कर नहीं पहना, लेकिन आज पहना और पूरा स्कूल अजीब और गंभीर लग रहा था।
और लेकिन जिस चीज के लिए मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया वो ये था कि पीछे की जो बेंचेस थी हमेशा खाली रहती थी। हमारे गांव के लोग हमारी तरह ही चुपचाप बैठे रहते थे, लेकिन यहाँ पे ओल्ड हॉसर हो गए, 3 कोने वाले टोपी के साथ मेयर या फिर पूर्व पूर्व के जो पोस्ट मास्टर या अन्य और लोग भी वहां पे बैठते थे। अब यहाँ पे हुआ क्या कि आगे में लिखा हुआ है कि एवरीबडी लुक्स एट, सब लोग उदास दिख रहे हैं, एंड हॉजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड Premier thumbed at ease and held it open on his knees with his great spectacles laying across the pages। और अब मैं आपको बताऊं कि सब लोग उदास लग रहे थे, लेकिन हॉशर ने किनारों पर अंगूठा लगाकर एक पुराना प्राइमर लाया था। उसने अपने घुटनों को खुला रखा और बड़े बड़े चश्मों पर पन्ने पढ़ रहा था। स्पेक्टल्स लेइंग अक्रॉस द पेजेस While I was wondering about it, बोल, और मैं इन सारी चीजों के बारे में यार सोच करके हैरान हो रहा था क्या चल रहा है। और एम हैमल mounted his chair and same grave and the gentle tone which he had used to me, my children's, this is the last lesson I shall give you। हैमल ने बिल्कुल उसने ये कहा कि वो भी हैमल जो थे वो भी अपनी कुर्सी पर चढ़ गए और गंभीर और एक कोमल स्वर में कहा, और उन्होंने मुझसे कहा था, मेरे बच्चों ये लास्ट लेसन है, ये आखिरी सबक है जो आज मैं तुम्हें दूंगा। आई शैल गिव यू दिस ऑर्डर हैज केम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एलेस्क एंड लॉरिन। वो कह रहे हैं कि अल्सेस और जो लॉरिन के स्कूलों में सिर्फ जर्मन पढ़ाने का आदेश बर्लिन से आया है, और द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और जो नए मास्टर हैं वो कल आएंगे। कम्स टुमारो, कल से आते हैं, नया गुरु कल से आते हैं। और वो ये कह सकते हो कि फ्रेंच का आखिरी पार्ट है, वो फिर बताता भी है। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग चौकस रहे हैं, वो कह रहा है वो टीचर। देखिए लेकिन यहाँ पे मीनिंग्स हैं यार। देखो कहानी को आपको समझना पड़ेगा, लेकिन जब तक आप कहानी नहीं समझेंगे, स्टोरी नहीं समझेंगे, तो आप किसी भी आंसर्स को नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको कहानी समझाने पे जोर दे रहा हूं कि फिर तो आप कोई सा भी आंसर लिख सकते हो और अपने मन से भी लिख सकते हो, बस थोड़ा सा आपको फ्रेम करना आना चाहिए आंसर, वो प्रैक्टिस से आएगा। और थंब्ड का मतलब क्या होता है? एक शॉर्ट इनर डिजिट ह्यूमन हैंड का जो रहता है ना, उसको हम थंब कहते हैं। और माउंट का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर आप जब करते हो, रखते हो। देखिए माउंट अलग अलग होता है। माउंट आपने देखा होगा, एक कैमरे का माउंट होता है, अलग अलग चीजों के माउंट होते हैं। मतलब क्या होता है, किसी चीज को उस पर रखते हैं। आप कभी राइड करते हो ना हॉर्स वगैरह, घोड़े वोड़े पे या दूसरे एनिमल्स पे, उस पर भी माउंटिंग होती है। और ग्रेव का मतलब होता है एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक डेड बॉडी टाइप, राइट, उसको हम कहते हैं ग्रेव। और अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले पैसेज की तरफ मूव करते हैं कि यहाँ से अगली लाइन जो है वो क्या दी हुई है। और उम्मीद कर रहा हूं मैं कि आप लोगों ने अपने साथ है ना बुक जरूर रखी होगी यार पढ़ते समय, ताकि आप चीजों को समझते जाओ। लगे तो पेंसिल भी रखो, साथ में एक्सप्लेन कर रहा हूं तो कोई मीनिंग मिल रही है उसको लिखो, नोट डाउन करो यार। जब खुद से करोगे ना मेरे साथ में रह करके, आप चीजें बहुत अच्छी होंगी, बहुत अच्छी तरीके से आप कनेक्ट कर पाओगे और लिख भी पाओगे, समझ भी पाओगे। आगे की अगर हम लाइंस को देखें तो ये लिखा हुआ दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन। वो कह रहे हैं कि ये आखिरी आपका लेसन है फ्रेंच का। आई वॉन्ट टू यू वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग अटेंटिव रहें यार। वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, ओ riches that was they had put up at the town hall, my last French lesson. Why I hardly knew how to write, I should never learn my anymore. I must stop there. Then oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking bird's egg or going slides on saw my books that had seemed such as a annoyance a while ago, and heavy to carry my grammar and history of science were old friends now that I couldn't give up. वो कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग चौकस रहें। ये शब्द मेरे लिए क्या गड़गड़ाहट थी, थंडर क्लैप की तरह थे क्या? ओ दुष्ट ये वही था जिसने उन्होंने टाउन हॉल में रखा था, और मेरा आखिरी जो फ्रेंच का पार्ट है, जो लेसन है, क्योंकि मैं मुश्किल से ही लिखना जानता था, मुझे और कहीं भी नहीं सीखना चाहिए,
तो मुझे वहीं रुक जाना चाहिए। ओह, मुझे अपना पाठ न सीखने, पक्षियों के अंडे मांगने और सार पर फिसलने के लिए कितना खेद हुआ। मेरी जो किताबें हैं कुछ समय पहले इतनी परेशानी वाली लग रही थी, ले जाने के लिए इतना भारी। मेरा जो ग्रामर है, मेरे जो सेंट्स हैं, उनका जो मेरा इतिहास है, अब पुराने दोस्त हैं। मैं हार नहीं सकता था। और एम हैमल भी यह विचार से दूर जा रहा था कि मैं उसे फिर कभी नहीं देखूं। मुझे उस जो शासक है उसके बारे में कुछ भूल गया कि वो कितना पागल था। आई कुडंट गिव एंड हैमल टू आइडिया वाज गोइंग अवे। आई शेड नेवर सी हिम अगेन, कि मैं दोबारा न देखूं। एंड मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट दिस रूलर, कि ये जो शासक है ना, इसके बारे में सब कुछ भूल गया कि वो कितना पागल था एंड हाउ क्रैंकली ही वाज। देखिए, तीन चीजें। एक है अटेंटिव, का मतलब होता है चौकस होना, अटेंशन देना। और नॉइंस का मतलब होता है कि यार इसकी जो कंडीशन है, जो प्रैक्टिस है, उसको हम कहते हैं नॉइंस। और क्रैंकली का मतलब क्या होता है? क्रैंकली का मतलब होता है फुल ऑफ बैंड्स, उसको हम कहते हैं क्रैंक। तो अगर हम देखें, इस चीज़ों को समझने की कोशिश करें, तो आप समझ जाओगे कि दिस इज लास्ट फ्रेंच लेसन। मेरा फ्रेंच का ये जो आखिरी पार्ट है, क्यों मैं बड़ी मुश्किल से लिखना जानता था और मुझे कहीं भी नहीं सीखना चाहिए, मुझे वहीं रुक जाना चाहिए, वो कह रहा है। तो कह रहा है, ओह, मुझे पाठ न सीखने और ये जो पंछी के अंडे मांग रहे हैं ना, बर्ड्स सीकिंग, और गोइंग टू स्लाइड ऑन सार, और जो सार पर फिसलने के बाद, स्लाइड करने के बाद कितना खेद हुआ। मेरी बुक्स, मेरी किताबें जो पहले समय पहले इतनी परेशानी वाली लग रही थी, न जाने ले जाने में इतना भारी। मेरा जो ग्रामर है, मेरे जो संतों का इतिहास है, अब पुराने दोस्त हैं जिन्हें मैं हार नहीं सकता। और एम हैमल भी अपने विचारों से दूर जा रहा था कि मैं फिर वो कभी ना देखूं। और मुझे शासक के बारे में सब कुछ भूल गया और वो कितना पागल था। ये सारी चीज़ें इसके अंदर। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है कि पुअर मैन, इट वॉज अ ऑनर द लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old man of village was sitting there in the back of the room. गरीब आदमी, it was an honor on this last lesson, और इस आखिरी लेसन के लिए ये ऑनर है कि उसने रविवार के अपने अच्छे कपड़े पहने थे। और मैं समझ गया कि लास्ट में जो क्यों गांव के बूढ़े आदमी कमरे के पीछे बैठे थे, अब मैं समझ गया। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गोन टू स्कूल मोर, क्योंकि उनको इस बात का खेद था, दुख था कि वे अधिक स्कूल नहीं गए थे। और इस बात का उन्हें खेद था, सॉरी था। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग ऑफ मास्टर्स ऑफ हिज 40-year faithful service, ऑफ showing the respect for country, and that was there no more. और ये जो चीज थी ना, कि पीछे के जो लोग थे वो हमेशा खाली रहती थी, तो आए थे और वो समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। तो वो इसका ये था कि जो उन्होंने 40 साल की जो वफादारी से सेवा की, उसके लिए धन्यवाद। और देश के लिए अपना सम्मान दिखाने का उनका जो तरीका था, अब बस देयर इज अ नो मोर, यही था। ऑनर का मतलब होता है कि यार ये ऑनर एक का मतलब होता है ऑनेस्टी, फेयरनेस, और फैथफुल का मतलब होता है विश्वास, राइट। और रेस्पेक्ट का मतलब होता है आदर। ये सारी चीजें होती हैं। हम आगे बढ़ते हैं। और while I was thinking all of this, I heard my name called. जब मैं सोच रहा था तो मेरा नाम पुकारा। अब जो पढ़ने की बारी थी वो मेरी थी। It was my turn to recite, मतलब पढ़ने की बारी मेरी थी। और what I would not have been to be able to say that dreadful rule of participle, although very loud and clear without one mistakes, but I got mixed up one first words and stood there holding on my desk, my heart beating and not daring to look up. अब पढ़ने की मेरी बारी थी, तो उसके लिए मैं जो नियम होते हैं ना, पार्टिसिपल के जो भयानक नियम, सभी को मैंने तेजी से, जोर से, बिना किसी गलती के, लेकिन मैं पहले शब्दों में उलझ गया और वहीं खड़ा हो गया। मेरे हाथ मेज पर था, लेकिन मेरा जो दिल था वो धड़क रहा था और देखने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। और मिस्टर हैमल ने, आई हेयर्ड मिस्टर हैमल से टू, आई डोंट scold you little French, you must feel bad enough, see how it is, everybody we said ourselves, bah, I have plenty of time.
plenty of time। तो मिस्टर हैमल ने मुझसे बात करते हुए सुना और कहा कि मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा नन्हे फ्रेंच, आपको काफी बुरा महसूस होना चाहिए। देखो कैसा है, हर दिन मैंने आपसे कहा है कि आपके पास काफी टाइम है। आई विल लर्न इट टुमारो, कि मैं इसे कल सीख लूंगा और आप देखते हैं हम कहां से निकलते हैं। एंड नाउ यू सी वेयर वी केम आउट। ओह दैट्स अ ग्रेट ट्रबल विद एलेंस एंड शी पुट्स लर्निंग टिल टुमारो। ओह, अल्सेस के साथ ये बड़ी समस्या थी कि वह कल तक सीखना बंद कर देती है। और यहाँ पे देखिए कुछ मीनिंग्स है। पार्टिसिपल, आपको पता है यार, पार्टिसिपल ग्रामर में यूज करने वाले जो वो वर्ब में यूज करते हैं वो होता है। और पेरेंटली का मतलब होता है कि जब आपको कहीं किसी चीज के लिए फुल चीजें मिलती है, सप्लाई अमाउंट, वो सारी चीजें, जैसे प्लेंटी ऑफ टाइम मतलब हाँ है, टाइम है, एक्स्ट्रा टाइम। ट्रबल का मतलब होता है परेशानी ना, डिस्टर्ब, मेंटल कामनेस आप खो देते हो, उसको हम कहते हैं वरी, चिंता, ये ट्रबल है। और अगर हम इन सारी चीजों को देखें और समझने की कोशिश करें तो आप देख पाओगे और समझ पाओगे कि जब मैं सोच रहा था और मेरे नाम पुकारा, पढ़ने की मेरी बारी थी, लेकिन कृतन के लिए जो भयानक नियम जो थे पार्टिसिपल के, उसको सक्षम होने के लिए मैंने यह नहीं दिया होगा बहुत जोर जोर से, स्पष्ट, बिना किसी गलती के। लेकिन पहले मैं शब्दों में उलझ गया और बट आई गॉट मिक्स्ड इन द फर्स्ट वर्ड्स, पहले ही शब्दों में उलझ गया। एंड स्टूड देयर, मैं वहां पे खड़ा हो गया, मेरे जो हाथ थे वो मेज पर रखा, जो दिल था वो धड़क रहा था और देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मैंने एम एमल को मुझसे कहते हुए सुना कि मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा नन्हे फ्रेंच, आपको काफी बुरा महसूस होना चाहिए। देखो कैसा है, हर दिन अपने आप से कहा है मैंने कि मेरे पास काफी समय है, मैं इसे कल सीखूंगा। अब आप देखते हैं कि हम कहाँ निकले, वी विल लर्न इट टुमारो, राइट। और मैंने मिस्टर हैमल को कहते हुए सुना कि मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा नन्हे फ्रेंच, मुझे पता है कि आपको काफी बुरा महसूस होना चाहिए। देखो कैसा है, मैंने हर दिन आपसे कहा आपके पास काफी समय है, मैं इसे कल सीखूंगा। अब देखते हैं हम कहाँ निकले हैं। और ये सारी चीजें कहते हैं कि अब अल्सेस के साथ बड़ी समस्या ये है कि कल तक सीखना बंद कर देती है। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव टू राइट टू से यू हाउ इज इट, एंड यू प्रिटेंडेड to be Frenchmen, and yet you can neither speak nor write your own language. But you are not worse people, little French. We have all a great deal to reapproach ourselves with. और now अब मैं आपको बताऊं कि जो लोग वहां हों वो तुमसे कहें कि ऐसा है, तो ये आप जो फ्रांसीसी होने का दिखावा करते हैं, फिर भी आप अपनी भाषा को न तो बोल सकते हैं और न ही लिख सकते हैं, लेकिन तुम सबसे बुरे और गरीब छोटे फ्रिंज नहीं हो। हम सभी के पास, योर पार्टनर्स वर नॉट एंग्जियस इनफ हैव टू लर्न, तुम्हारे पास, सभी के पास खुद को धिक्कारने के लिए बहुत कुछ है। और योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्जियस इनफ टू हैव टू लर्न, और आपके माता पिता आपको सिखाने के लिए पर्याप्त चिंतित नहीं थे। वे अपने खेतों में, मिलों में काम पर लगाना पसंद करते थे, राइट। And so no money and I have been blame also, और वो और मुझे भी दोष देना है। Have I not often sent you water my flowers instead, learning your lessons, and when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? और क्या मैंने अक्सर तुम्हें सबक सिखाने के बजाय तुम्हें फूलों को सींचने के लिए नहीं भेजा है? और जब मैं मछली पकड़ने जाना चाहता हूं तो क्या मैंने तुम्हें सिर्फ छुट्टी नहीं दी है? फिर एक बात, फिर वो आगे और भी बहुत सारी चीजें कहता है, लेकिन यहाँ पे देखिए 3 मीनिंग्स हमें मिले। प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा करना, अपीयर फाल्सली, और एंग्जियस का मतलब होता है अटेंड विद शोइंग सोलिसिट्यूड जिसको कहते हैं, और ब्लेम का मतलब होता है होल्ड रिस्पॉन्सिबल, उसको हम कहते हैं किसी चीज को जिसमें के अंदर हम गलतियां ढूंढते हैं, उनको हम कहते हैं फॉल्ट। अगर हम इन सारी चीजों को देखें और समझने की कोशिश करें तो चीजों को आप इजीली समझ पाएंगे कि वो किस चीजों के बारे में बात कर रहा है। वो बात कर रहा है कि जो लोग वहां है ना, जो तुमसे कहें ये कैसा है, फ्रांसीसी होने का दिखावा करते हैं, फिर भी अपनी भाषा ना तो बोल सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, तुम सबसे बुरे फ्रिंज नहीं हो। हम सभी के पास धिक्कारने के लिए बहुत कुछ है, राइट। और जो आपके माता पिता है ना, आपको सीखने के लिए पर्याप्त चिंतित नहीं थे,
वे अपने खेतों या मिलों में काम पर लगाना पसंद करते थे ताकि उनके पास थोड़ा सा पैसा हो, लिटिल मोर मनी, राइट। और मुझे भी दोष देना है। क्या मैंने अक्सर तुम्हें सबक सिखाने के लिए जो फूल थे उनको सींचने के लिए नहीं भेजा है? जब मैं मछली पकड़ने जाना चाहता था तो क्या मैंने तुम्हें सिर्फ छुट्टी नहीं दी? और ये सारी चीजें वो कह रहा है, ब्लेम लगा रहा है। Then the form of another Mr. Hamill went to walk French language and saying that was the most beautiful language in the world, the clearest, most logical, that we must guard it among us, never forget it, because when people are in self, as long as they hold fast to their language, it is as if had key to their prison. अब एक चीज है, फिर एक बात मिस्टर हैमल ने फ्रेंच भाषा की बात करते हुए कहा, यह सबसे सुंदर है। इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड की सबसे सुंदर भाषा है। और इसके साथ में मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होगा कि ये सबसे सुंदर भाषा है, सबसे स्पष्ट, सबसे लॉजिकल, और आप इन सब के बीच में सुरक्षित रखें, इसे कभी ना भूलें, क्योंकि जब तक आप गुलाम होते हैं तब तक वे अपनी भाषा पर टिके रहते हैं। और ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो आपके पास कैद खाने की चाबी है, की टू देयर प्राइजन। देन ही ओपन्ड अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन। फिर उन्होंने जो ग्रामर का चैप्टर उसको खोला और हमारा पार्ट था उसको पढ़ा। और आई सो अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टैंड इट। और मुझे देखकर आश्चर्य हुआ कि यार मैंने इसे कितनी अच्छी तरीके से समझा। And all he said seemed too easy. I think too that I had never listened so carefully, and that he had never explained everything with so much patience. और मैं आपको बताऊं कि all he said seemed so easy, और जो कुछ भी उन्होंने कहा वो इतना आसान लग रहा था। मुझे भी लगता था कि मैंने कभी इतने ध्यान से सुना ही नहीं था और कभी अभी सब कुछ इतने धैर्य के साथ नहीं समझा था। और ऐसा लग रहा था, इट सीम्ड ऑलमोस्ट इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल न्यू बिफोर गोइंग अवे, एंड आई पुट इनटू ऑल आवर हेड्स इन वन स्ट्रोक, दैट्स अ ग्रामर वी हैड लेसन इन द राइडिंग। और ऐसा लग रहा था कि मानो जो गरीब आदमी जाने से पहले हमें वो सब कुछ देना चाहता है, वो सब कुछ बताना चाहता है, और एक ही झटके में सब कुछ हमारे दिमाग के अंदर डालना चाहता है। और लेशन ग्रामर की बात करें, आफ्टर ग्रामर के बाद हमारे पास राइटिंग में एक पार्ट था। उस दिन मिस्टर हैमल जो थे वो हमारे पास जो कह सकते हैं कि नई जो प्रतियां थी वो भी हाथ से लिखी गई थी, फ्रांस की, एल्सेस की, वो सारी चीज़ें हम अभी आगे के पैसेज में देखेंगे भी उसके बारे में। देखिए, इस पैसेज की अगर हम बात करें या इस पैराग्राफ की बात करें, हमें 3 मीनिंग्स मिली हैं। प्राइजन का मतलब होता है जेल, अमेज्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित, और सीम्ड का मतलब होता है यार किसी चीज को अपीयर करना, फील करना, देखना। और ये सारी चीजें वहां पे थी, और आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हो चीजों को कि वो किन चीजों के बारे में बात कर रहा है और किस तरीके से वो बता रहे हैं कि सबसे स्पष्ट और ये सबसे मोस्ट लॉजिकल है, इसे सुरक्षित रखें, कभी नहीं भूलें। लोग गुलाम होते हैं तब तक अपनी भाषा पर टिके रहते हैं, और ऐसा लगता है कि आप कैद खाने की चाबी हैं। फिर उन्होंने ग्रामर खोला, हमें पढ़ाया, और देखकर आश्चर्य हुआ कि इतनी अच्छी तरीके से समझा, जो कुछ इतना आसान लग रहा था। मुझे भी लगता था कि इतने कभी ध्यान से सुना ही नहीं और इतने धैर्य से कभी नहीं समझा। ऐसा लग रहा था कि वो जो गरीब आदमी है वो चाहता है, जाने से पहले सब कुछ देना चाहता है, और एक ही झटके में वो सारी चीजें हमारे दिमाग में डाल देना चाहता है। व्याकरण के बाद हमारे पास एक रिटन, लिखित में एक पार्ट था। दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रेंच एलेस्क एंड फ्रेंच एलेस्क। और हमारे पास अलग अलग प्रतियां थी जो कि सुंदर हाथों से लिखी गई थी, फ्रेंच की, एलेसस की, फ्रांस की, एल्सेस की। वे सभी आप कह सकते हो दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन स्कूल रूम, हैंग अप फ्रॉम द रोड एंड टॉप आवर डेस्क। और वो सारी चीजें हमारे स्कूल के हर कमरे में हर तैरते छोटे झंडों की तरह लगे थे, हमारे डेस्क के, हमारे रोड से लटका हुआ था। आपने देखा होगा कि कैसे काम करता है, राइट। और the only sound is scratching a pen over paper, right? You ought to have been seen
everyone to set the work. How quiet it was. The only sound is scratching of the pens over the papers. Once some beetles flew in, but nobody paid anybody attention to them, not even the littlest ones, who walked right on trashing their fish hooks as if that French too. और एक और चीज मैं आपको बताऊं कि सब कुछ स्कूल के कमरे में हर तरह हर जगह तैरते छोटे झंडे लग रहे थे। हमारे डेस्क के सिर्स पर एक रॉड लटका हुआ था और आपने देखा होगा कैसे काम करता है, कितना शांत। कागज पर कलम को जो खुरचने की एकमात्र आवाज थी, एक बार में ही सब उड़ गया, लेकिन किसी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया। यहां तक कि छोटे बच्चों ने भी ध्यान नहीं दिया, जिन्हें मछली का हुक पता लगाने का सही काम था, जैसे कि वह फ्रेंच भी था। ऑन द रूफ ऑफ पिजन कुक्ड बाय वेरी लो, ट्रेसिंग द फिश हुक एज फ्रेंच टू, राइट, और जो एक फ्रेंच की तरह भी था। और मैं आपको बताऊं, छत पर जो कबूतर थे ना, वन ऑफ द पिजन कोड बाय द लो, छत पर जो कबूतर थे, उन कबूतर वे जो कबूतर बहुत नीचे झुके, और मैंने मन ही मन सोचा क्या वे जर्मन में गाएंगे, यहाँ तक कि कबूतर को भी। And where I looked up my writing, I saw the Mr. Hamel sitting motionless in the chair and gazing first one thing and another, if he wanted to fix in mind just how everything looked the little school room, कि कैसे वो छोटे से स्कूल में वो सब कुछ दिख रहा था। और जब भी मैंने उस लिखे हुए चीज को ऊपर से देखा तो मिस्टर हैमल अपनी कुर्सी पर एक बिल्कुल मोशनलेस स्टेट में थे, और पहले एक चीज को देख रहे थे, फिर दूसरी, और फिर अपने दिमाग में ये तय करना चाह रहे थे कि उस छोटे से स्कूल के कमरे में सब कुछ कैसा दिखता है, जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। देखिए यहाँ पे कुछ चीजें हैं। क्वाइट का मतलब होता है शांत, स्केचिंग का मतलब होता है, आपको पता है किसी चीज पे स्क्रैच होता है उसको हम कहते हैं ट्रेस, मतलब किसी चीज को ट्रेस करना, फॉलो करना, उसको हम ट्रेसिंग कहते हैं। यानी कि ऐसा काम जिसको हम ट्रेस करते हैं उसको हम ट्रेसिंग कहते हैं। ट्रेस मतलब उसको पता लगाना कहाँ पे, क्या यार मोबाइल ट्रेस करने से पता लग जाता है कि कौन सी चीज कहाँ पे हम यूज करते हैं जनरली इन चीजों को। तो रिलेट करके प्रैक्टिकल लाइफ में भी चीजों को आप जब समझते हैं तो चीजें आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाती हैं। आपको इसी तरीके से चीजों को समझना भी चाहिए। तो ये थी सारी चीजें। अब हम कुछ और चीजों के बारे में आगे बढ़ते हैं और चर्चा भी करते हैं, लेकिन फिर से एक बार मैं चाहूंगा कि आप इन सारी चीजों को समझ जाओ कि कैसे ये सारी चीजें हैं और किस चीज के बारे में बात हो रही। देखिए यहाँ पे बात हो रही है कि यार मिस्टर हैमल के पास नई जो कॉपीज थी, नई प्रतियां थी, सुंदर गोल हाथों से लिखी हुई, फ्रेंच, एलएसएस, वो सारी चीजें, और स्कूल में हर जगह छोटे छोटे जो झंडे होते हैं उसकी तरह लग रहे थे। हमारे डेस्क पर एक रॉड लटका हुआ था, आपने देखा होगा जैसे हर कोई काम करता है, कितना शांत। कागज और कलमों से खुरचने की आवाज आ रही थी, केवल कुछ उड़ भी गए थे, किसी ने ध्यान नहीं दिया उन पर, सबसे छोटे बच्चे ने भी नहीं, जिसे मछली का हुक पता करने के लिए सही काम किया। और जैसा कि फ्रेंच भी था, छत पर कबूतर बहुत नीचे झुके। मैंने मन ही मन सोचा क्या वे जर्मन गाएंगे, यहाँ तक कि कबूतर को भी। जब मैंने अपने लेखन को ऊपर से देखा तो मिस्टर हैमल बिल्कुल इमोशनलेस स्टेट में बैठे हुए थे और एक ही चीज देख रहे थे, फिर दूसरी जगह पे देख रहे थे, जैसे कि वो अपने दिमाग में यह तय करना चाहते हैं कि एक छोटे से स्कूल के कमरे में सब कुछ कैसा दिखता है। कल्पना, राइट, इमेजिन आप कह सकते हो कि फैंसी द 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, और वो 40 साल तक उसी स्थान पर रहे। और दिस गार्डन आउटसाइड द विंडो, हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, जस्ट लाइक दैट। आप कह सकते हो कि 40 साल तक उसी स्थान पर रहे और उनका बगीचा खिड़की से बाहर और सामने की क्लास थी, राइट। और ये सारी चीजें हैं जिसके बारे में आप यहाँ पे देख पाओगे कि ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन worn smooth. The walnut trees in the garden were taller and hopvine that he had planted himself twine about the windows, the roof. How it must have broken his heart to leave it all. Poor man, here and sister moving about in the room above, packing their trunks and for the must leave the country next day. Fancy बहुत ही अच्छी आप कह सकते हो कि उसके सामने जो उसकी क्लास थी, और इसके अलावा केवल जो डेस्क और बेंचों को चिकना पाया गया था। बाग में अखरोट के जो पेड़ थे वो ऊंचे थे, और जो बेल उन्होंने खुद लगाई थी अब वो खिड़कियों की छत से बंधी हुई थी। और यह सब छोड़ने के लिए उनका जो दिल था वो कैसे टूट गया होगा। गरीब आदमी अपनी बहन को
ऊपर के कमरों में अपने शुड़ बांधते हुए इधर उधर घूमते हुए सुनने के लिए, क्योंकि उन्हें अगले दिन देश को छोड़ना होगा। लेकिन आगे और भी चीजें, जैसे आउटसाइड मतलब होता है बाहर, और होप वाइन का मतलब होता है एक होप, जो कहते हैं ना एक पेड़ होता है। होप वाइन मतलब आप समझ रहे हो ना, एक पेड़ होता है, और ये पेड़ क्या होता है, बेल के पेड़ को कहते हैं, लीव यानी पत्तियां, जो कि अब वो बता रहे हैं कि कहाँ तक पहुंच चुकी हैं। देखिए फैंसी, वो बता रहे हैं कि यार आश्चर्यजनक है ये चीज, 40 साल तक कल्पना करो उसी स्थान पर रहा, उसका बगीचा, खिड़की से बाहर उसके सामने की क्लास थी, और ऐसे ही केवल डेस्क और बेंचों से चिकना पाया गया था। बाग में अखरोट के जो पेड़ थे ऊंचे थे, और जो उसने खुद होपवाइन की जो बेल को प्लांट किया था वो खिड़कियों के छत से बंधी हुई थी। और ये सब छोड़ने के लिए उसका दिल कैसे टूट गया होगा। जो गरीब आदमी अपनी बहन को ऊपर से कमरे से बांधते हुए इधर उधर घूमते हुए सुना, देश छोड़ना होगा। लेकिन आप कह सकते हो ना कि यार बट ही हैड करेज टू हियर एवरी लेसन टू वेरी लास्ट। लेकिन हर पार्ट को अंत तक उसको सुनने का उसके अंदर करेज था, साहस था। लेकिन बाद में आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री एंड देन बेबीज चांटेड द बा बी बे बो बू। और आप कह सकते हो कि लिखने के बाद में हमने एक हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ा, और फिर बच्चों ने बा बे बी बू का जाप किया। फिर नीचे कमरे में पिछले हिस्से में जो बूढ़े हौशर हैं, डाउन द देयर एंड रूम होल्ड हौशर had put the speckles and holding the primer on both hands spell letter with them। और आप कह सकते हो कि पिछले कमरे के पिछले हिस्से में बूढ़े हौसले ने अपना चश्मा लगा रखा था और दोनों हाथों से प्राइमर पकड़े हुए थे, और अपने साथ अक्षरों की वर्तनी लिखी हुई। तुम देख सकते हो वो भी रो रहा है, उसकी आवाज की जो भावना है वो कांप रही थी। यू कुड सी वॉज क्राइंग, ही वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशंस, कांप रही है। और इट्स सो फनी टू हियर दैट वी वांटेड टू लाफ एंड क्राई। और ये हम सब इतना मजेदार था, हम सब हंसना और रोना चाहते थे। आह, हाउ वेल आई रिमेम्बर इट लास्ट लेसन, कि कितना अच्छी तरीके से याद है ये आखिरी पार्ट। ऑल द वंस चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और एक ही बार में चर्च की घड़ी में 12 बज गए। देन द एग्निलस, उसके बाद फिर एंगलस, उसी क्षण हम लौटे। और आप कह सकते हो एट द सेम मोमेंट ट्रम्प्स द पर्सियंस, ट्रम्प्स मतलब होता है ना बजान, जो बजाते हैं ना ड्रम, उसको हम कहते हैं पर्सियंस रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल साउंड द अंडर वन आवर विंडो। और उसी क्षण ड्रिल से लौटे जो पर्सियन है बिल्कुल आवाज के साथ में खिड़कियों में हमें सुनाई दी। और मिस्टर हैमल स्टूड अप वेरी पैल इन द चेयर, और उसी वक्त मिस्टर हैमल खड़े हुए। तुरैया हमारी खिड़कियों से सुनाई दे रही थी। और ही नेवर सो टॉल, वो लंबे नहीं दिखे। ही नेवर सो हिम लुक सो टॉल। और आप कह सकते हो कि वो बिल्कुल कुर्सी पर बहुत खड़े हुए। यहाँ पे देखिए चांटेड का मतलब होता है आवाज जो होती है ना, चांटिंग करते हैं, जैसे आप कह सकते हो कि एक मधुर ध्वनि होती है, सिंपल मेलोडी वॉइस। स्ट्रक का मतलब होता है फंसना। ट्रम्प का मतलब होता है जो समथिंग यूज, ट्रम्प मतलब साउंड के लिए यूज किया जाता है बेसिकली। आप कह सकते हो ट्रम्प, आपने सुना होगा, ट्रम्प सेट है, ये सारी चीजें। तो देखिए अगर हम इन सारी चीजों को देखें और समझने की कोशिश करें तो आप समझ सकते हो कि लेकिन उनमें हर पार्ट को अंत तक सुनने का साहस था। लेकिन बाद में हमने इतिहास में एक बार पढ़ा, फिर अपने बच्चों को अपने बा बी बे बू का जाप किया। वहां नीचे कमरे के पिछले हिस्से में जो बूढ़े अवसर, उन्होंने अपना चश्मा लगा रखा था और दोनों हाथों से प्राइमर पकड़े हुए, और उनके साथ अक्षरों की वर्तनी लिखी थी, जो तुम देख सकते हो कि वो भी रो रहा था। उसकी आवाज जो भावना थी उससे कांप रही थी, और उसे सुनना इतना मजेदार था कि हम सब हंसना चाहते थे, रोना चाहते थे। और मुझे अच्छी तरीके से याद है वो आखिरी पार्ट, वो और एक ही बार में चर्च की घड़ी में 12 बजे, और फिर उसी क्षण ड्रिल से लौट रहे जो पर्शियन है, वो सारी चीजें, उसमें आवाज सुनाई दी हमें खिड़कियों से, और मिस्टर हैमल खड़े हुए दिखाई दी। और एंड माई फ्रेंड, वो कभी इतने लंबे नहीं थे। माई फ्रेंड्स आई सेड बट समथिंग चोक्ड हिम, मेरा दोस्त ने, उसने कहा कि मैं, लेकिन सब कुछ उसने दबा दिया, वो आगे नहीं बढ़ा। couldn't not go। Then he turned the blackboard, took a piece of chalk and bearing all his might wrote large sound, Viva large friends। और एक ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़ा, चाक का एक टुकड़ा लिया और पूरी ताकत के साथ जितना हो सके उतना बड़े में लिखा, फ्रांस अमर रहे। उसने लिखा बहुत ही सिंपल वे में
कि जो फ्रांस है, वाइफ ऑफ फ्रांस अमर रहे। देन ही स्टॉप द लर्न, उसके बाद वह रुका और दीवार से अपना जो सिर था उसको टिका लिया। लीन हिज हेड अगेंस्ट द वॉल एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड गेस्चर टू अस विथ हैंड, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। रुका, दीवार से अपना सिर टिका लिया और बिना कुछ कहे हाथों से इशारा किया, यू मे गो, स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल को बर्खास्त कर दिया गया, आप जा सकते हैं, यू मे गो। देखिए बहुत ही इमोशनल टच दिया गया है लास्ट में इस कहानी में। चोक का मतलब होता है बंद होने, टर्न का मतलब होता है यार मुड़ना, डिसमिस्ड का मतलब होता है खत्म, रिजेक्ट। तो आप कह सकते हो कि मेरे दोस्त, फिर वो क्या करते हैं, उन्होंने कहा कि मैं लेकिन कुछ ने उसे दबा दिया और आगे नहीं बढ़ सकते। फिर वो ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े, एक चाक का टुकड़ा लिया, पूरी ताकत के साथ उसने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, वीवा ले फ्रांस, मतलब फ्रांस अमर रहे। तब वह रुका, दीवार से अपना सिर टिका लिया और बिना कुछ कहे अपने हाथों से इशारा किया, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। ये भी यू मे गो, लेकिन अभी आपको नहीं जानना। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको डिस्कस करता हूँ जो आपकी बुक से ही हैं, चलिए इनको भी डिस्कस कर लेते हैं यार, आपको भी आइडिया लग जाएगा। देखिए क्वेश्चन आप इजीली बता सकते हो। व्हाट वाज द फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर फॉर स्कूल डे, वो पार्टिकल्स, जो इंग्लिश में पार्टिकल्स होते हैं ना, वो एक्सपेक्ट कर रहा था, बट वुड क्वेश्चन फ्रॉम पार्टिकल्स फ्रेंच एंड डिडंट नो एनीथिंग अबाउट पार्टिकल्स, और वो पार्टिकल्स के बारे में कुछ जानता नहीं था। सेकेंड, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस द अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे, क्या नोटिस किया उन्होंने अनयूजुअल। तो यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बस्टल व्हिच कुड नॉट बी हियर्ड आउट द स्ट्रीट, बट इट वाज अ वेरी स्टिल दैट डे, एवरीथिंग वाज एट क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, सबकी तरह शांत था संडे मॉर्निंग जैसे, कुछ भी ओपनिंग नहीं हो, सब कुछ शांति था। ये भी आप देख सकते हो, व्हाट हैड बीन पुट द बुलेटिन बोर्ड्स, तो आप देख सकते हो ये आंसर्स हैं इसके। फॉर द लास्ट 2 years बैड न्यूज़ कम, हमेशा आ रही थी बैड न्यूज़ वहाँ से, बर्लिन से, जर्मन से, सारी चीज़ें जर्मन स्कूल्स में है ना, ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन्स पढ़ाओ, ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आपको चैप्टर्स में, वही सारी चीज़ें तो आंसर्स में आपको लिखनी है कि व्हाट चेंजेस ऑर्डर टू बर्लिन कॉज स्कूल। तो बेस्ट ड्रेस, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, वो अलग ही ड्रेस पहन के आए थे, बेसिकली वो पहनते नहीं थे और वो स्ट्रेंज लग रहा था काफ़ी। सो फ्रेंच फीलिंग अबाउट मिस्टर हैमल स्कूल चेंज। फ्रेंच जब आया लास्ट लेसन देखा कि उसको यार, अगले दिन उसने सोचा कि यार केवल जनरल की पढ़ाई, जर्मन में पढ़ाई होगी, देन फेल्ट सॉरी लर्निंग अबाउट द लेसन प्रॉपरली, कि बुक्स सीम्ड नॉइंस बर्डन अर्लियर वर्क, ओल्ड फ्रेंड्स की फीलिंग अबाउट मिस्टर हैमल ऑल्सो चेंज, की मिस्टर हैमल भी चेंज हो चुके हैं। सो आई होप कि ये जो क्वेश्चन आंसर हैं ये आपको समझ आए होंगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हो यार, और मैं क्या बताऊं, ये भी आप ले सकते हो, इसके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो आई होप कि जो चीज़ें हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अगर आपको लगता है कि फिर भी कोई डाउट है या किसी भी तरीके की कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव और सजेशन भी दे सकते हो। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।